आईपीएल 2022 में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें आमने सामने हैं। टॉस हो चुका है सर। आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जबकि आप पिछले अगर कुछ मैचों को देखें तो ये ट्रेंड में नहीं है कि जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा, लेकिन फिर भी आरसीबी के कैप्टन यानी फैफ डु प्लेसिस ने यह फैसला लिया है कि वो चेस करेंगे। मुकाबला किससे है? मुकाबला शायद ये कह सकते हैं कि इस सीजन की सबसे मजबूत टीम राजस्थान रॉयल्स। आप इनका बैटिंग ऑर्डर देख लीजिए। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, फिर रियान पराग। एक मजबूत बैटिंग ग्रुप। स्पिनर्स इनके पास बेस्ट हैं, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन। तेज गेंदबाजी में नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट। एक मजबूत टीम जो हर विभाग में मजबूत है। उसके सामने होगी फैफ डु प्लेसिस की वो टीम जिसकी जो हर साल ट्रोल होती है, किस लिए कि अभी तक उन्होंने अभी तक चैंपियन नहीं बने, टाइटल नहीं जीता है। क्या लग रहा है सर, आज जो टीम है आरसीबी की, फैफ डु प्लेसिस हैं, अनुज रावत, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, शरफेन रदरफोर्ड, शाहबाज अहमद, वनिंदु हसारंगा, डेविड विले, हर्षल पटेल और अक्षदीप और मोहम्मद सिराज। क्या ये इस सीजन की सबसे मजबूत टीम? मेरा मानना है, शायद आप ना मानते हो राजस्थान को, लेकिन क्या राजस्थान रॉयल्स को आज आरसीबी हरा पाएगी? देखिए, अगर आरसीबी हरा पाएगी तो शायद ये उनका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो टॉस जीतें, टॉस जीतकर पहले चेस करें। क्योंकि आप याद रखिए, जो आरसीबी के पास जो बॉलिंग अटैक है उसमें से वो राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप को वानखेड़े के स्टेडियम में, जहां बॉल ट्रैवल करता है और बॉल अच्छा आता है विकेट पे, उस पर नहीं रोक सकते। तो अगर आरसीबी को मैच जीतना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो चेस करें। फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली जो हैं, वो जो चेस मास्टर है उनकी, और दिनेश कार्तिक उनके पास हैं। उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो चेस करके, बेटर कैलकुलेट करके जीत सकते हैं। तो वही उनके पास एक ऑप्शन है। और मेरे ख्याल से मोर देन ड्यू फैक्टर, मोर देन द पार्ट कि अभी हालांकि 4 मैच लगातार जो टीम पहले जीती है वो जीत रही है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में ड्यू एक फैक्टर रहा है अभी तक। और बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बने हैं अभी तक, क्योंकि सीमर्स को अच्छी खासी मदद मिली है वहाँ पे, और ख़ासतौर पे जब वो शुरुआत करते हैं मैच की वहाँ पे। हालांकि आज ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा घास नहीं है विकेट पे, और थोड़ा सा और बॉल अच्छा विकेट पे आएगा बैट्समैन के लिए। जो पार स्कोर है जो 140 के आसपास है, वो शायद उठकर जो है 160 170 के आसपास आ जाए। वो एक ऑप्शन है। लेकिन जो आपने मुझसे पूछा कि क्या वो जीत सकती है, जी हाँ, T20 क्रिकेट है, कोई भी किसी भी जीत सकता है। जिस टीम में विराट कोहली हो, आप उससे ये सवाल पूछ ही नहीं सकते हो कि क्या विराट कोहली की टीम जीत सकती है या नहीं। विराट कोहली की टीम जरूर जीत सकती है। फैफ डु प्लेसी उसके पास हैं, विराट कोहली खुद है, दिनेश कार्तिक उनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया। टॉस जीत लिया, चेस कर रहे हैं। चेस करके ये टीम राजस्थान से एक बार जीत सकती है। हालांकि राजस्थान के पास अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, जिसका एक आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट जा रहा है, वो है टीम में उनके पास। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत चांस है तो वो आरसीबी का चेस करते हुए ही है। आरसीबी अगर पहले बैटिंग कर लेती है तो आरसीबी के पास तो ये बॉलिंग अटैक है भी नहीं कि वो जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और सिमरन हेटमायर ऐसे बैटिंग लाइनअप को रोक सके, ऐसा काबिलियत नहीं है। लेकिन चेस करेगी तो ऑप्शन है। जो बॉल अब शुरू में, शाम का टाइम है, थोड़ा ठंडा रहेगा, क्रॉस ब्रीज चलेगा, तो वहाँ पर अगर वो बॉल डालते हैं तो थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं उनके बॉलर्स। जो है डेविड विली जो है वो बॉल को स्विंग कराते हैं हवा में, तो वो ऑप्शंस थोड़े बहुत बच जाते हैं आरसीबी के पास। तो टॉस जीतने के बाद ये मैच इंटरेस्टिंग हुआ है। आरसीबी के पास ज़रूर ये मौका है कि वो मैच जीत सकते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूं कि आरसीबी आज का मैच जीतें, लेकिन आपकी बात सही है कि आरसीबी आज की तारीख में ऐसा आमतौर पे नहीं देखा जाता कि आरसीबी टेबल को टॉप कर रहा है, जो कि वो कर रहा है। तो आरसीबी आर डेफिनेट हैंड्स डाउन फेवरेट। लेकिन आज आई वॉन्ट टू गो विद द अंडरडॉग। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी अपने बैटिंग के दम पे, फैफ डु प्लेसी, अनुज रावत, जिसपे मुझे बहुत वो है कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड टैलेंट और अटैकिंग बैट्समैन है, और विराट कोहली, ऑफ कोर्स विराट कोहली कैन स्कोर समथिंग स्पेशल टुडे, जिससे मुझे लग रहा है कि आरसीबी, मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि आज की तारीख में आरआर डेफिनेटली इज अ बेटर साइड। बिल्कुल सर, जैसा कि बताया आपने कि वानखेड़े में इस सीज़न में रन नहीं बन रहे हैं,
लेकिन बैटिंग विकेट हमेशा से ये रहा है। और अगर T20 क्रिकेट में यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर की बात करें तो 179 है, यानी 180 के आसपास हमेशा से यहाँ जो भी पहले खेलता है रन बनते हैं। भले इस बार नहीं बन रहे हैं, लेकिन आज जो बैटिंग ग्रुप है खासकर राजस्थान रॉयल्स के पास, तो क्या हम कह सकते हैं कि आज फिर वो एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, यानी दोनों तरफ से 200 क्या बनने वाले हैं? देखिए, इसीलिए बहुत डिपेंड करता है कि आपका आपका पावर प्ले कैसा जाता है। अटैकिंग बैट्समैन है सारे के सारे, और स्कोर ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर पहले 5 ओवर वो खेल गए तो आपका डेफिनेटली हाई स्कोरिंग जाएगा। लेकिन आरसीबी के पास मौका यही है कि वो स्टार्टिंग में ही उनको डेंट करें, क्योंकि याद रखिए आज आरसीबी के जो 3 पुराने खिलाड़ी हैं, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल, नवदीप सैनी, ये तीनों आरआर के लिए खेल रहे हैं, तो इन्हें आइडिया है कि टीम का सोच समझ और विराट क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। लेकिन अगर हम बॉलर्स की बात करें आरसीबी को तो मेरे ख्याल से उनके पास वो बॉलर है जो इन कंडीशंस का अगर फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जब आप अटैकिंग होते हो ना तो आप यू थ्रो कॉशन टू द विंड, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे मारना है क्योंकि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना है। और अगर अक्सर इनके ऐसे सिचुएशन में टीमें जल्दी अपना विकेट खो देती हैं। आरआर के साथ ये है कि अगर बटलर या आपका संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए तो फिर ये टीम के 150-60 बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल या इवन शिमरॉन हेटमायर को जब ज़्यादा ओवर्स खेलने होंगे तो वहाँ पर वो पहुँच पाएंगे, कितना पहुँच पाएंगे वो उस पर एक सवालिया निशान है। थोड़े से ओवर बचे हों तो शिमरॉन हेटमायर इज़ अ वेरी डेंजरस बैट्समैन, तो इसीलिए बहुत कुछ संजू सैमसन और जॉस बटलर पे डिपेंड करेगा। और देवदत्त पडिक्कल यस, बट क्योंकि डेविड विली उनके पास हैं और लेफ्ट हैंडर्स हैं, यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के पास यशस्वी जायसवाल है और देवदत्त पडिक्कल है, तो आई थिंक डेविड विले विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बॉल क्योंकि हवा में अच्छा मूव करेगा, स्विंग करेगा, इसीलिए पहला पावर प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वहाँ पर जो है अगर टीम को कुछ ना कुछ डेंट मारना हो, इम्पैक्ट करना हो, तो वो सबसे बेस्ट मौका है। अगर आपने पावर प्ले में विकेट नहीं लिया राजस्थान रॉयल्स का, 170 आपको बोर्ड में टंगे हुए दिखेंगे। सर बाकी दर्शकों के लिए क्या खास है, क्योंकि ये जो 2 HRS के बैट हैं उनके पास ये बैट जीतने का एक शानदार मौका है। आप इसके बाद ये बता दीजिएगा कि क्या सवाल है आज का और कैसे हमारे दर्शक आज फिर एक बैट जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर दोनों टीमों की स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, खासकर स्पिन विभाग की, कि एक तरफ युजवेंद्र चहल और आर अश्विन, दूसरी तरफ वनिंदु हसरंगा और शहबाज अहमद। शहबाज अहमद को इतना लोग नहीं जानते हैं, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा नाम हो चुके हैं, लेकिन पिछले सीजन में भी कुछ एक मैचों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। वनिंदु हसरंगा मिस्ट्री स्पिनर्स कहलाते हैं। आज क्या वो जॉस बटलर या जायसवाल या देवदत्त पडिक्कल के लिए पहली साबित हो सकते हैं क्या? जॉस बटलर के लिए जी हाँ बिल्कुल, एंड आई वुड वांट कि फैफ डू प्लेसी जो है जॉस बटलर के खिलाफ हसरंगा को कैसे यूज़ करते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होगा। देवदत्त पडिक्कल के लिए मुश्किल हो सकता है, हालांकि वो लेफ्ट हैंडर है तो विद द टर्न अंदर आएगा बॉल उनके लिए, तो थोड़ी सी आसानी रहेगी उनको, लेकिन फिर भी वो मिस्ट्री स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है हसरंगा। देवदत्त पडिक्कल अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें कि वो स्ट्रेट अवे टेक ऑन कर पाएँ। जॉस बटलर को दिक्कत ज़रूर होगी, और अगर आरसीबी को अटैक करना है इस पूरे बैटिंग लाइनअप को, तो हसरंगा को जॉस बटलर के खिलाफ बॉल डलवानी पड़ेगी और उनका विकेट जल्दी से लेना पड़ेगा। अगर डेविड विली स्टार्टिंग में जो है अपने लेफ्ट आर्म सीम से जो है विकेट नहीं ले पाते हैं। और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो अश्विन आज की तारीख में T20 में होल्डिंग रोल पे आ गए। ये आर अश्विन वो वाला नहीं है जो आईपीएल के स्टार्टिंग में चेन्नई सुपर किंग्स में था, जब वो वॉशिंगटन सुंदर की तरह नए बॉल से वो बॉल डालता था काफ़ी सारे वेरिएशन से। आज की तारीख में टीमें जो हैं वो सेफ खेलती हैं अश्विन को, और अगर आप देखें इस वक्त इस पूरे बैटिंग लाइनअप में, आरसीबी के बैटिंग लाइनअप में, तो मुझे नहीं लगता किसी में इतना दम है कि आर अश्विन को जाके और लंबे लंबे मार दे। तो आर अश्विन के ओवर सेफ निकल जाएंगे, और यही वजह है कि अश्विन इकोनॉमिकल जा रहा है लेकिन विकेटें उनके हाथ नहीं मिल रही। और क्योंकि अश्विन इकोनॉमिकल जा रहा है तो आप चांसेस, क्योंकि युजवेंद्र चहल हवा में बॉल को फ्लाइट करते हैं, और तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है बैट्समैन के पास कि वो कूदें और नीचे से मारें, उसको लंबे हिट्स मारें, जहाँ पर चहल को विकेट मिल जाता है। तो चहल के पास भी एक ऑप्शन है आज के मैच में विकेट लेने के, और कि वो किस तरीके से बॉल डालते हैं विराट कोहली को, और अश्विन कैसे बॉल डालते हैं विराट कोहली को, वो एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा। आमतौर पर विराट कोहली अगेंस्ट लेग स्पिनर
is a bit of a concern. So चहल versus विराट कोहली will define कि चेस किस तरीके से जाता है आरसीबी का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ. और जो भी हो, आज तो ट्रोल होगा ही होगा कोई ना कोई, क्योंकि युजवेंद्र चहल है तो सोशल मीडिया छाई रहेगी. और अगर युजवेंद्र चहल की वजह से आरसीबी हार गई तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा सोशल मीडिया जो है उससे भरा हुआ रहेगा. और क्योंकि हमने युजवेंद्र चहल की बात करी और आपने ये एचआरएस के बल्ले की बात करी कि आज कैसे मिलेगा इन सबको ये बल्ला जीतने का मौका, तो आज जो है एक बल्ला जीतने का मौका आपको एक गेंदबाज युजवेंद्र चहल ही देगा. और मेरा सवाल आपसे ये है कि युजवेंद्र चहल ने किस साल आरसीबी के लिए खेलना शुरू किया आईपीएल में? युजवेंद्र चहल ने किस साल आरसीबी के लिए खेलना शुरू किया? ये हम सब जानते हैं कि पिछले साल तक वो आरसीबी के लिए खेले और इस साल वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि किस साल युजवेंद्र चहल ने आरसीबी के लिए खेलना शुरू किया, यानी कि पहली बार आरसीबी के लिए कब खेले युजवेंद्र चहल? ये है मेरा आज का सवाल. और शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, और साथ ही साथ जब भी आप जवाब जरूर दें, आप अपना ईमेल आईडी हमको जरूर भेजें ताकि हम आप तक पहुंच पाए और ये इनाम जो कि एक एचआरएस का बल्ला है वो हम आप तक पहुंचा सकें. और अगर आपको एचआरएस बल्ले के बारे में या स्टंप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट, ये किट बैग और इसके अंदर के जो हेलमेट, सब कुछ जो आपको बारे में सोचना है, समझना है, जानना है, तो आप एचआरएस के फेसबुक और इंस्टा हैंडल पे जा सकते हैं. उनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनके प्राइसिंग को देख सकते हैं, उनकी क्वालिटी को आप जांच परख कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये बल्ला आज जीतना है तो आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ इस सवाल का जवाब देना होगा कि युजवेंद्र चहल पहली बार आरसीबी के लिए कब खेले या किस साल में उन्होंने आरसीबी से खेलने की शुरुआत करी. बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पर आज से ग्लेन मैक्सवेल की काफ़ी चर्चा हो रही थी. फैंस को ऐसा लग रहा था कि शायद आज आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल रहेंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और फिर हमें वो जो अश्विन और मैक्सवेल के बीच जो एक अलग ही जंग देखने को मिलती है, एक बैटल देखने को मिलता है, वो शायद देखने को मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो क्या वजह रही कि क्योंकि वो तो भारत काफ़ी पहले आ गए थे, 3 दिन का क्वारंटीन पीरियड अनिवार्य है, वो भी हो चुका था, लेकिन क्यों नहीं आज मैक्सवेल आरसीबी की टीम का हिस्सा है? और बाकी ऑस्ट्रेलियंस कब से खेलेंगे, इस बारे में भी दर्शकों को एक छोटी सी अपडेट दे दी. इट्स अ शेम कि मैक्सवेल अवेलेबल है, क्वारंटीन ख़त्म कर चुके हैं, गले वाले मिल जाते हैं सभी प्लेयरों के साथ और टीम के साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन मैच नहीं खेल सकते. सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उनके जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, वो 6 अप्रैल से पहले आईपीएल नहीं खेल सकते. यानी कि 5 अप्रैल को मैक्सवेल का मैच है, वो क्वारंटीन ख़त्म करके आ चुके हैं, तो भी वो है मैच नहीं खेल सकते. वो कल के बाद अगर कोई भी मैच होगा तो खेल सकते हैं. और उसके पीछे की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सोच ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ एक सीरीज़ खेल रहा है, कई खिलाड़ी जो है अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के वनडे लेग के लिए. और क्योंकि ऐसा ना हो कि प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को चुने, जो कि ज़्यादातर चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा है, फेम है, और पाकिस्तान जहाँ पर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं. और हालांकि ये है कि बहुत सालों के बाद क्रिकेट वापसी हुई है वहाँ पे टॉप क्लास टीम की. ऑस्ट्रेलिया का दौरा अभी फ़िलहाल चल रहा है और आज उनका मुकाबला है, तो उसके बाद अगले दिन 6 तारीख से ही जो है वो अवेलेबल होंगे सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए. ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए थे, वो शादी उन्होंने करी और वो इंडियन लड़की है उनके साथ शादी किया, और काफ़ी इंडियन विनी रमन के साथ शादी हुई उनकी. और इंडियन कस्टम्स के हिसाब से, साउथ इंडियन कस्टम्स, क्योंकि वो साउथ इंडियन है उनका बेसिक, तो उसके रिवाज से उन्होंने शादी वगैरह मनाई, वापस आए. लेकिन एक दिन अगर यही मैच उनका कल होता आरसीबी का, तो शायद वो कल खेल जाते, लेकिन एक दिन पहले वो नहीं खेल सकते हैं क्योंकि कट ऑफ डेट जो है वो अप्रैल 6 है. और इसीलिए अवेलेबल होने के बावजूद भी मैक्सवेल आरआर के लिए नहीं, आरसीबी के लिए नहीं खेल पाएंगे. हालांकि खेलते तो यहाँ पर पूरा डायमेंशन चेंज होता है क्योंकि आरसीबी का सबसे बड़ा इश्यू ही उसका मिडिल ऑर्डर है, जहाँ पर आपके विराट के बाद ऊपर फैफ डू प्लेसी विराट है, उसके बाद नीचे में दिनेश कार्तिक है, बीच का एरिया खाली है, तो वहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लेकिन आज वो
अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है लेकिन वो खेल नहीं सकते हैं टेक्निकली, तो इसी वजह से आज उनका प्लेइंग 11 में नाम नहीं है। और वैसे ही अगर हम जॉश हैजलवुड की बात करें तो वो भी एक यही कारण है कि वो 6 तारीख से पहले अवेलेबल नहीं होंगे। 7, 8, 9 3 दिन वो क्वारंटीन आएंगे, एक दिन आने में लगेगा, तो उसके बाद ही वो अवेलेबल होंगे। तो जॉश हैजलवुड भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आरसीबी के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इसीलिए फॉरेन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है नहीं आरसीबी के पास क्वालिटी, हाई क्वालिटी वाले। फैफ डू प्लेसी को अगर आप छोड़ दें, और इसी से वो ग्रैपल करेंगे। और आज जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो काफ़ी एक डिफाइनिंग फैक्टर होगा, क्योंकि एक तरफ आपके पास जॉस बटलर हैं, एक ट्रेंट बोल्ट हैं जो आपके फॉरेन ऑप्शंस है, हेटमायर हैं, और दूसरी तरफ आपके पास फैफ डू प्लेसी के अलावा डेविड विली जैसे ऑप्शंस है अपने आप में, शर्फिन रफोर्ड जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है कि, और अभी तक उन्होंने आईपीएल में कुछ किया नहीं है। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा भी नहीं है कि वो कभी खेले ही नहीं है आईपीएल, इससे पहले भी वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्टैंड आउट सीजन नहीं रहा, इसलिए रिकॉल वैल्यू लोगों की नहीं है कि शर्फिन रफोर्ड के और क्या कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं। तो फिलहाल इसीलिए सारा फोकस जो है वो फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली पे ही रहेगा। सर मेरा अगला सवाल ओस को लेकर है, क्योंकि जैसे ब्रबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में पिछले 2 मैच हुए, वहां पर उतनी ओस नहीं दिखी। मैच से पहले कई ऐसी जानकारियां आई कि एंटी ड्यू स्प्रे हुआ था, तो क्या उसका बहुत बड़ा रोल रहा कि ओस नहीं रही? क्योंकि आज जो फैफ डू प्लेसिस ने टॉस के बाद स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए बॉलिंग ली क्योंकि ओस अभी से दिख रही है, और आज ओस काफ़ी होगी। और यहीं पर जब सीएसके हारी थी तो स्टीफन फ्लेमिंग जो सीएसके के कोच, उन्होंने कहा था नाइग्रा फॉल्स बन गया था ये स्टेडियम, इतनी ओस थी। तो क्या वो जो एंटी ड्यू स्प्रे है, क्या वो वानखेड़े में काम नहीं करेगा, या फिर यूज़ क्यों नहीं किया गया, या यूज़ करना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में दर्शकों को बता दें। देखिए, जो एंटी ड्यू एजेंट है एस्पा 80, और ऐसा नहीं है कि अभी की खोज है, पिछले हफ्ते खोज की गई आईपीएल शुरू होने के बाद, और अचानक से यूज़ किया, नया टेक्नोलॉजी था और इसीलिए 2 दिन ड्यू नहीं था। ये काफ़ी सालों से है और काफ़ी सालों से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इफेक्टिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ड्यू हटा देगा। और ड्यू अगर पहले 2-3 दिन अगर कम रहा है तो वो कम सिर्फ इसलिए रहा है कि ड्यू आता क्यों है, जब आपका डे और नाइट के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत एक्सट्रीम होता है, राइट, तभी आपका ड्यू आता है। और टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वानखेड़े की लोकेशन कैसी है। हालांकि वानखेड़े और ब्रैबॉर्न में कोई फ़र्क नहीं है, इधर है ग्राउंड और वो इधर है, आप रोड के ऑपोजिट में है ब्रैबॉर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम, और ब्रैबॉर्न स्टेडियम में ड्यू नहीं है और वानखेड़े स्टेडियम में ड्यू दिख रहा है। ऐसा मुश्किल होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रैबॉर्न स्टेडियम थोड़ा सा ओपन है, वानखेड़े में फिर भी आपके पास थोड़ा क्लोज स्ट्रक्चर है, तो डिफरेंस जो होता है डे का और इवनिंग का वो थोड़ा बहुत उस पर आ सकता है टेम्परेचर्स, क्योंकि अंदर के टेम्परेचर्स की सिचुएशन अलग होती है। हालांकि वानखेड़े में पहले से जब नया स्टेडियम बनाया गया था तो 4 कॉर्नर्स को कट किया था ताकि ब्रीज आ सके, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। और अगर फैफ डू प्लेसी टॉस पे कह रहे हैं कि अभी से उनको ड्यू दिख रही है, तो यानी कि आज ड्यू बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तो हम 7 बजे की बात कर रहे हैं जहाँ पर टॉस हुआ है और ड्यू अभी सेटल इन आना शुरू हो रहा है। और अभी से अगर एक प्लेयर ड्यू को स्पॉट कर पा रहा है, तो जैसे जैसे इवेंट मैच चलेगा बहुत ज़्यादा आपको ड्यू देखने को मिलेगा। और आई थिंक उस हिसाब से आप जितना मर्जी एंटी ड्यू एजेंट लगा लो, लेकिन फिर भी अगर ड्यू है, भारी है, बहुत भारी ना हो, थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ड्यू हो ही ना हो, एक फैक्टर ही ना हो। सर अगर ड्यू बहुत रहता है तो राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, ये 3 ही तेज गेंदबाज हैं इनके पास। फिर इनको चाहे ड्यू हो चाहे ना हो, इनको गेंदबाजी स्पिनर से ही करानी होगी, जिसमें रियान पराग एक 6th बॉलिंग ऑप्शन है, बाकी 2 लीड स्पिनर है, रविचंद्रन अश्विन और दूसरे युजवेंद्र चहल। तो क्या लग रहा है आपको, क्या अगर बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर दी राजस्थान ने, तो क्या आरसीबी ड्यू का फायदा उठाकर 200 तक का टारगेट, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या 200 आज चेस कर सकती है आरसीबी की ये टीम? क्योंकि फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली, इन 2 बल्लेबाजों के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। अनुज रावत की काफ़ी बात हुई ऑक्शन में जब आरसीबी ने खरीदा, लेकिन अभी तक के उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए जिस तरह बाकी यंगस्टर्स, जैसे लखनऊ में आयुष बदोनी कर रहे हैं या फिर मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा कर रहे हैं, वैसी बल्लेबाजी अभी तक अनुज रावत नहीं कर पाए। आज क्या रोल रहेगा विराट कोहली का? सर देखिए, अनुज रावत आरआर में थे जो आरसीबी में आए, हम अभी तक सिर्फ
आरसीबी के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो आरआर से खेल रहे हैं, तो ये एक रोल रिवर्सल अनुज रावत का भी है फ्रॉम आरआर टू आरसीबी। आरआर में उनको मौका नहीं मिला, आरसीबी में मौका मिल रहा है, एंड आई हैव गुड होप्स फ्रॉम अनुज रावत पर्सनली। और रही बात ये कि जब आपके पास आर अश्विन हो और आपके पास युजवेंद्र चहल हो, आई डोंट थिंक ड्यू विल एवर मेक अ डिफरेंस। रिस्ट स्पिनर हैं तो उनका फिर भी जो है, हाँ इश्यूज आते हैं, एक फिंगर स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है, लेकिन आर अश्विन और युजवेंद्र चहल इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इतने स्किलफुल हैं कि वो उस फैक्टर को अपने एक्सपीरियंस से नेगेट कर पाएंगे। शायद कोई और ऑर्डिनरी स्पिनर उतना नहीं कर पाया जितना कि ये लोग कर पाए। और अगर आरसीबी 200 रन बना सकता है, 200 रन बना के वो हारे थे आरसीबी, लेकिन अगर 200 रन वो बना सकता है तो 200 रन वो दोबारा चेस भी कर सकता है जहाँ पर विकेट थोड़ा और बेटर हो। और अभी अगेन लाइक आई सेड कि नवदीप सैनी इज़ अ वीक लिंक इन आरआर, और जब वो खाते हैं तो बकेट भर भर के खाते हैं रन, तो वो एक है आपके पास ऑप्शन। और उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट पहला ओवर अगर इतना ड्यू गिर रहा है और ट्रेंट बोल्ट का पहला ओवर आप निकाल दो, और तो फिर अब बॉल जब गीली हो जाती है तो फिर उतना स्विंग नहीं करेगा। और जब ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर जिसका बॉल स्विंग ना हो और जिस स्पीड पे वो बॉल डालते हैं वो अच्छा आता है बैट पे, तो वो उनके पास एक एडवांटेज है। प्रसिद्ध कृष्णा यस, उनके पास स्पीड भी है, उनके पास बाउंस भी है, हाइट है, वांकड़े का पिच है तो बॉल पड़ के उठेगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकेट पे घास बहुत कम है, तो उस हिसाब से वो भी एक फैक्टर आएगा कि आपको कब कहाँ कैसे करने को मौका मिल सकता है। बट सबसे बड़ी बात यही है कि 200 रन अगर वो बना सकती है आरसीबी की टीम तो चेज भी कर सकती है, लेकिन ड्यू विल नॉट बी अ फैक्टर फॉर अश्विन एंड चहल। उनको फिर भी इन दोनों के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। ड्यू से मुझे नहीं लगता कि उनका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा, कम हो सकता है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 10% उनका इफेक्टिवनेस कम होगा, बिकॉज ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, कई पहलुओं पर बात हो गई है। आपके पास एचआरएस का ये शानदार बैट जीतने का मौका है। एक आसान सा सवाल विवेक सर ने पूछा है कि युजवेंद्र चहल आरसीबी के लिए किस साल पहली बार खेले थे, कब से उन्होंने खेलना शुरू किया है। फिलहाल मैच शुरू होने वाला है, माना जा रहा है, विवेक सर का भी कहना है, मेरा भी कहना है कि बेहद एक्साइटिंग ये मैच होने वाला है। एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है, हालांकि ड्यू की जो भूमिका है वो बड़ी रहेगी। फिलहाल अब हमें इजाज़त दिए, मैच के बाद फिर हम मिलेंगे आपसे, और मैच के बाद सारे खिलाड़ियों के बारे में बात होगी। मैच कैसा रहा, किसकी गलती रही, किस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया और टीमें आगे क्या उम्मीद करेंगी, इन सभी पहलुओं पर बात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।